हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आप लोग के कहने के अनुसार नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज का बुक है उसके पूरे बुक का वन लाइनर और एमसीक्यू आ गया है। अब वह क्लास 1, 2, 3, 4, 5 करके टोटल क्लास अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नागपुरी लोक साहित्य लोक कथा है ना, उसका वन लाइनर और एमसीक्यू, और फिर क्लास 2 में होगा लोक गाथा का वन लाइनर और एमसीक्यू। यह नए सिरे से क्लास को स्टार्ट कराया जा रहा है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ताकि आप अगर जेएसएससी सीजीएल या फिर जेपीएससी या 12th लेवल या 10th लेवल किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए हम इसी के साथ लोक साहित्य लोक कथा स्टार्ट करते हैं भुवनेश्वर अनुज के बुक से ही। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट्स थे, पॉइंट थे भुवनेश्वर अनुज के बुक से लोक कथा का और लोक साहित्य का टोटल ले लिए गए हैं और उसका एमसीक्यू बना दिया गया है। तो अच्छे से देखेंगे, है ना, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में जरूर आएंगे ही आएंगे इससे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन लोक साहित्य से आना ही आना है, तो इसे रट लेंगे। जितने भी 350 एमसीक्यू हैं उसको रट लीजिएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। और वन लाइनर तो ज़रूर ही देखिएगा, तभी एमसीक्यू समझ में ही आएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये सभी लोग जानते हैं लेकिन कोई अमल में नहीं करते, अमल में नहीं लाते। देख लीजिए कैसे, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। यह सब कोई जानता है लेकिन करता कोई नहीं। सो दोस्तों, अगर आप में जुनून है और इस जुनून से, कड़ी मेहनत से इस बार सीजीएल का एक जो सीट है उसे ले ही लेना है ना, ताकि कामयाबी शोर मचा दे। यही के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका आता है नागपुरी लोक साहित्य लोक कथा। ठीक है, दोनों का पॉइंट्स है। उसके बाद लोक गाथा होगा, उसके बाद लोकगीत, वैसे वैसे पहेली, मुहावरा, कहावत, ऐसी क्लास 6 तक जाएगा और लास्ट में मैराथन क्लास टोटल का आ जाएगा, है ना। चलिए, तो क्लास है, देखिए जो नागपुरी के, है ना, नागपुरी के लोक साहित्य और लोक कथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। यूट्यूब चैनल नेम जो है एडी झारखंड क्लासेस है बाय आनंद डेल्टा सर। ठीक है, और यह भुवनेश्वर अनुज के पूरे बुक का है। तो चलिए क्लास आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। एक जो इसका मैराथन क्लास है, आप नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिएगा ना तो सबसे पहले वीडियो आएगा एडी झारखंड क्लासेस का, तो उसमें नहीं दिख रहा था, उसके चलते ये वीडियो फिर से लाना पड़ा है और इसमें नया ऐड भी हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोक साहित्य जो होता है, लोक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक साहित्य में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? लोक कथाओं का, है ना। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं लोक साहित्य का। सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसको है? भारत भूमि को। यह सब प्रश्न आ चुके हैं, सभी प्रश्न जो सभी पॉइंट्स है लोक साहित्य और लोक कथा का, सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईर्षस फेबुल्स में किसकी कहानियां हैं? ईर्षस फेबुल्स में ईसप की कहानियां हैं, है ना। लोक कथा आदिम युग से प्रारंभ हुई है, यानी कि लोक कथा कब से? नेक्स्ट पॉइंट है, सब पॉइंट है, एक गोल वाला और एक ये है ना, दोनों सब पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट कराए जाएंगे, फिर एमसीक्यू कराए जाएंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी कि लोक कथा जो है कब से प्रारंभ हुई है? तो यह आदिम युग से प्रारंभ हुई है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती को जो है कथा को कितने भागों में अभिव्यक्त किए हैं? डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती, है ना, यानी कथा, यही लोक कथा होगा। ठीक है, कथा या लोक कथा एक ही है, यानी कि कथा को कितने, यानी कि अभिव्यक्त किए हैं 2 भागों में। पहला कौन सा है? पौराणिक कथा, और दूसरा कौन सा है? लोक कथा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ देता है, कुंदन, आपको ट्रिक बताए हैं, ट्रिक उत्प्रेती, आपको एक ट्रिक याद दिलाते हैं। कुंदन 2, दन है ना, यहाँ कुंदन में दन है तो 2, कुंदन 2, कुंदन 2 ऐसे बोलिएगा ना तो आपको याद हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलिएगा। कुंदन 2, है ना, यानी कुंदन लाल उत्प्रेती जो है लोक कथा को कितने भागों में बांटे हैं? तो ये जो है
एक पौराणिक कथा और दूसरा लोक कथा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। लोक कथा जो होता है कैसा होता है, विश्वव्याप्त होता है ना। लोक कथा कैसा होता है, तो यह विश्वव्याप्त होता है। मानव जीवन में दुख, खुशी, पर्व आदि जो है लोक कथा के अंदर ही आता है। यानी कि लोक कथा किसे कहते हैं, जो मानव का दुख होता है, सुख होता है, गीत होता है, गान होता है, यही सब जो है लोक कथा में आता है ना। जैसे और देख लीजिए कि लोक कथा, आप लोग सोच रहे होंगे कि लोक कथा में क्या क्या चीज़ आते हैं, तो देख लीजिए लोक कथा में क्या क्या चीज़ आते हैं, है ना। जैसे मानव के दुख हो गया, रीति रिवाज हो गया, धर्म अधर्म, धर्म हो गया, और जितने भी पूजा हैं, आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, सभी जो लोक कथाओं के अंदर ही अभिव्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, लोक कथा देखिए सबसे वीवीआई पॉइंट्स है ना। लोक कथा मौखिक रूप से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि लोक कथाओं का लिखित रूप में कहीं भी, जो नागपुरी लोक कथा ना, उसका कहीं भी लिखित रूप में नहीं दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा मिलता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोक कथा किस रूप में प्राप्त हुआ है, तो वो मौखिक रूप में ही है ना, लिखित रूप में कहीं देखने को नहीं मिला है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं लोक कथा का परिभाषा, और विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से दिए हैं, और लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है, ये कि कौन विद्वान कितने भागों में बांटे हैं, ये भी हम ट्रिक से याद करेंगे, है ना। तो विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, है ना। अभी पूरे भुवनेश्वर अनुज के पूरे बुक का मैराथन क्लास आने वाला है, ठीक ना। क्लास 1, 2, 3 करके फिर मैराथन क्लास आएंगे, पहले ये वीडियो देखिए। तो देखिए यहाँ है, अब लोक कथा के परिभाषा की ओर चलते हैं कि कितने विद्वानों ने कितने तरीकों से दिए हैं। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से, है ना, जो लोक कथा को परिभाषित किए हैं वो निम्न है। कौन कौन सा? पहला परिभाषा दिए हैं लोक कथा का, देखिए डॉक्टर विद्या चौहान, है ना। डॉक्टर जो विद्या चौहान है, लोक कथा को परिभाषित करते हुए क्या कहे, जो लोक कथा होता है मानव जीवन में वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है ना। ये लोक कथा के बारे में क्या बोले हैं कि जो मानव जीवन में वैकालिक विश्वास, आस्था, परंपरा पर आधारित होता है, मतलब ये सब जिसके पास होता है ना, वही लोक कथा होता है, वही लोक कथा है। मानव जीवन में विश्वास, आस्था, परंपरा, जिसके पास विद्या होगा ना, वही भगवान पर विश्वास, लोगों पर विश्वास, आस्था और परंपरा करता है। तो बस यही एक ट्रिक है कि विद्या रहेगा ना, है ना, तो विद्या तो आस्था, विश्वास और परंपरागत से वो रहेगा, है ना, मानव जीवन में। तो ये आपका ये ट्रिक हो गया। चलिए डॉक्टर सत्येंद्र ने परिभाषित करते हुए लोक कथा को क्या बोले हैं, ये देख लेते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं, लोक कथा जीवन यानी कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आ रही मौखिक रूप में ही प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती हैं। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में, हम लोग के जीवन में जो परंपरा से चली आ रही है ना मौखिक रूप से लोक कथा, वही लोक कहानियाँ। जैसे जो दादा दादी लोक कथा कहानी सुनाती है ना, जो परंपरागत काल से चली आ रही है मौखिक रूप से, दादा नानी सुनाते रहते हैं ना, वही चली आ रही, वही लोक कहानियाँ कहलाती हैं। यह बात किसने कहा? सत्येंद्र जी ने, है ना। ये बात तो सत्य है, यह सत्येंद्र जी ने। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, डॉक्टर सत्यागुप्त ने क्या कहे हैं ये लोक कथा का परिभाषा देते हुए, ये भी चलिए हम लोग देखते हैं। और यह वीडियो कैसा लग रहा हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो पहला है जो कि सत्यागुप्ता पहला पॉइंट में क्या बोले हैं, परिभाषित किए हैं कि लोक कथा की परिभाषा न देकर वह स्वरूप पर विचार करते हुए, है ना, विचार व्यक्त करते हुए लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं भाई डॉक्टर सत्यागुप्त, क्या लिखे हैं? तो वो परिभाषा न देकर क्या पे, स्वरूप पर विचार किए हैं। हमेशा याद रखिएगा कि स्वरूप पर कौन विचार किया? सत्य, यानी कि सत्यागुप्ता। यानी सत्य है कि कोई आजकल स्वरूप पर ही विचार करता है, यही एक ट्रिक है ना। यानी कि स्वरूप पर कौन विचार किए हैं? तो ये डॉक्टर सत्यागुप्ता। और स्वरूप पर विचार करते हुए लोक कथा को क्या क्या बोले हैं, तो चलिए देखते हैं। लोक कथाओं में मानस, लोक मानस की सब प्रकार की भावना तथा जीवन दर्शन समाहित है। आपसे एक प्रश्न पूछ देगा, कैसा प्रश्न पूछेगा? ये वाला बोल देगा और बोल देगा ई केकर गोईठके, जैसे पूछेगा लोक कथाओं में मानस, लोक मानस की मतलब सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित होती है। ई केकर गोईठके निम्न में से, तो आपको वहां देना पड़ेगा डॉक्टर सत्यागुप्ता, ठीक ना, डॉक्टर सत्यागुप्ता, ठीक है।
चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट है, और ये क्या बोले हैं परिभाषा देने में, अभूत जानने की जिज्ञासा घटनाओं का सूत्र लोक कथा में ही मिल जाते हैं, है ना। भूत जानने की जिज्ञासा हो या फिर घटनाओं का सूत्र या लोक कथा में ही ये सब मिल जाते हैं। हाँ, तो यही चीज़ डॉक्टर सत्यागुप्ता बोले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जो लोक कथा होता है वह शास्त्रीय परिभाषा देना अधिक कठिन होता है। लोक कथा का शास्त्रीय परिभाषा देना बहुत ही कठिन होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लोक कथा में नीति और उपदेश तत्व समाहित है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लोक कथा में किस प्रकार का तत्व समाहित होता है, तो नीति और उपदेश तत्व समाहित है। ठीक है। लोक कथा में चमत्कार, कल्पना की प्रधानता, वीरत्व की प्रधानता, भावना उपस्थित रहते हैं, है ना। लोक कथा में क्या क्या रहते हैं, ये प्रश्न पूछ चुका है। तो चमत्कारी होते हैं लोक कथा, कल्पना की प्रधानता होती है उसमें, वीरत्व की प्रधानता और भावना दोनों उपस्थित होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोक कथा में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। ये प्रश्न आ चुका है। एक्चुअली जो सभी प्रश्न है ना, डीपली अध्ययन, जो जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएसएससी सीजीएल, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग लोक कथा का वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि इसमें क्या है कि कौन से विद्वान लोक कथा को कितने भागों में बांटे हैं, ये भी ट्रिक से भी याद दिलाने वाले हैं। इसके बाद टोटल का एमसीक्यू होगा। ठीक है। और देखिएगा कि एमसीक्यू आपसे कैसे बनता है, एकदम धड़ाधड़ बनेगा। ठीक ना। चलिए, तो लोक कथा का वर्गीकरण, है ना, ये जो है लोक कथा का वर्गीकरण। डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन लोक कथा को दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा भाई, तो सरल कथाएं और जटिल कथाएं। तो पहले तो हम याद कर लेते हैं कि स्टीथ थॉम्पसन, ये लोक कथा कितने भागों में, दो। तो जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो गुरुजी क्या बोलते थे, बाबू जाओ स्टिक 2 लाओ, तोड़कर 2 लाओ, 2 स्टिक लाना, है ना। तो स्टिक 2, स्टिक से यहाँ यानी कि स्टिक जो लेंगे स्टिक से लेंगे, है ना। देखिए स्टिक की जगह पर हम लोग स्टिक ले लेंगे। और हम लोग के गुरुजी क्या बोलते थे बचपन में कि छड़ी जाओ ना, जब श्रुति लेख या होमवर्क मिलता था ना तो नहीं बनाते थे, तो उस टाइम हम लोग को क्या मिलता था, मार मिलता था, और बोलते 2 तोड़कर छड़ी लाना, यानी कि स्टिक 2 मास्टर जी मांगते थे। चलिए, ये तो हम लोग को याद हो गया कि स्टीथ थॉम्पसन ने लोक कथा को 2 भागों में बांटा। कौन कौन, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो सरल कथाएं और जटिल कथाएं। सरल कथाएं में क्या होती है, सरल कथाएं किसे कहा जाता है, तो चलिए, ये जो सरल कथाएं होती है ना, सीधा और सरल कथाएं होती है ना। चलिए भाई, सीधा और सरल कथाएं, जैसे सीधा और सरल कथाएं में क्या क्या होती है, जैसे धोखे कहानियाँ, मूर्खों, ठगो, बुरी पत्नी, सौतेली माँ, आलसी पति, पशु संबंधी कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, ये सब सरल कथा में आता है, जो सीधा सीधी कहानी होती है। ठीक है। जटिल कथाएं कौन कहलाता है, देख लीजिए, इस कहानियों में उतराव चढ़ाव के साथ जटिलता भी बढ़ते जाता है। जैसे परियों की कहानी, जादूगरियों की कहानी, दानवों की कहानी, राक्षसों की कहानी, इस प्रकार की कहानियों को जटिल कथाएं कही जाती हैं, क्योंकि इसमें उतराव और चढ़ाव बहुत सारे होते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये भी प्रश्न है, बहुत ही भयानक प्रश्न है ये सब तो 1 लाइनर चल रहे हैं कि लोक कथाओं का वर्गीकरण निम्न में से 3 विद्वानों ने किया है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ चुका है कि ऐसे प्रश्न पूछा था ना कि निम्न में से कितने विद्वानों ने, कितने लेखकों ने लोक कथा का वर्गीकरण किया है, तो उसमें तीनों था और लास्ट में सभी था, तो यहाँ सभी आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा, गौरी शंकर भी थे, सत्येंद्र भी थे और कृष्णदेव उपाध्याय जो लोक कथा का वर्गीकरण किए हैं। ठीक ना। चलिए, यह सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक कथा का वर्गीकरण 7 भागों में किया, यानी कि डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लोक कथा का वर्गीकरण 7 भागों में किया गया। तो भाई याद कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक है स से सत्येंद्र और स से 7, सत्येंद्र 7, सत्येंद्र 7, सत्येंद्र 7। तो भाई ये मत सोचिएगा कि सत्येंद्र औरों में नहीं है, सत्येंद्र लोक गाथा में भी है, सत्येंद्र लोक गीत में भी है, और पहेली में भी है, और मुहावरा में भी है, यानी कि सभी में है। तो ये ट्रिक है ना, ये सिर्फ लोक कथा के लिए है। तो सत्येंद्र का कथा जो था 7 गो था, सत्येंद्र का कथा कै गो था, 7 गो था। बस यही याद रखिएगा, सत्येंद्र का कथा कितना था, 7 गो था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। सत्येंद्र का कथा कितना था, 7 था। सत्येंद्र का कथा कितना था, 7 था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने
भोजपुरी प्रदेश में उपलब्ध कहानियों का वर्गीकरण 6 भागों में किया है। यानी कहने का इनका मतलब यह है कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोक कथा को 6 भागों में बांटे, लोक कहानियाँ को 6 भागों में बांटे, है ना। यही इनका कहना है कि लोक कथा को कितने भागों में यह बांटे हैं लोक कथा। तो कृष्ण शिक्ष, देखिए यहाँ स से शिक्ष, कृष्ण शिक्ष, कृष्ण यहाँ स ना, कृष्ण में स आ रहा है ना, तो उसी स को लेकर हम लोग शिक्ष बोल दिए। यानी कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा को कितने भागों में बांटे, तो 6 भागों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब बहुत सारे जो जितने हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और यही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन लोक कथा को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? परी कथा, सरल कथा और तीसरा जो है खंड कथा, है ना। तो देखिए आनंद जो है, आनंद में सबसे ज़्यादा आनंदवर्धन, तो कितना 3 चीज़ हम लोग को मिल जाएगा लाइफ में, तो हम लोग आनंद ही आनंद। क्या क्या? पैसा, भोजन और रहने का स्थान। जैसे रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, तो वही, यानी कि ये 3 चीज़ मिल जाएगा। यानी कि याद करने का बस ये ट्रिक है, रोटी कपड़ा मकान, अगर ये चीज़ मिल जाएगा, कहने का मतलब खाने का भरपूर सामान, कपड़ा यानी कि पहनने ओढ़ने घर ये सब में कोई दिक्कत नहीं, और जो है मकान रहने ये सब का कोई नहीं, ये 3 चीज़ मिल जाएगा तो जीवन है सो आनंदित रहेगा, है ना। जीवन कैसा रहेगा? आनंदित रहेगा। तो हम लोग इससे याद करेंगे कि आनंदमय जीवन कैसे रहेगा, जो 3 प्रकार, अगर 3 चीज़ हम लोग के पास हो जाएगा तो आनंद ही आनंद, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरिश्चंद्र आचार्य लोक कथा को 4 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? ये सब हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? अभी देखते हैं। पहला है अर्थ कथा, दूसरा काम कथा, तीसरा धर्म कथा और चौथा जो है संकीर्ण कथा। तो इसका सही जो है कौन सा हो जाएगा? यानी कि 4 भागों में ही जो है हरिश्चंद्र। देखिए तो बस एक ही बात इसको याद रखना है, हरी फरी, हरी फरी, हरी फरी, है ना। तो बस इसका यानी कि हरि से हो गया हरिश्चंद्र आचार्य और फरी से हो गया 4, है ना। 4 यानी कि हरिश्चंद्र आचार्य जो है लोक कथा को 4 भागों में बांटे हैं। चलिए नेक्स्ट। पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथा को 4 भागों में बांटा है भाई। पाश्चात्य विद्वानों ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा? तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? कल्पित कथा, दूसरा परियों की कथा, तीसरा दानवों की कथा और पौराणिक कथा, है ना। तो चलिए इसको याद कैसे हम लोग करेंगे, है ना, इसको याद कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यानी कि 4 भाग। पाश्चात्य, जो पाश्चात्य है ना, पाश्चात्य, तो ये चात्य को हम लोग 4 लेंगे, है ना, तो इसी से 4 हो गया। यानी कि पाश्चात्य ने 4 भागों में लोक कथा को बांटा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भुवनेश्वर अनुज लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया है? पहला है अनुष्ठानिक कर्म, दूसरा महिलाओं का व्रत त्योहार, पर्व त्योहार, अवसर पर पूजा, धार्मिक भावना से ओतप्रोत, यही सब जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुष्ठानिक कर्म कहलाते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो हम लोग का बुक लिखे हैं वो नागपुरी में, जो नागपुरी में अगर पूछे कि नागपुरी में लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब विद्वानों के अनुसार 3, 4, 5 जितने भागों में बांटा गया है विद्वानों के अनुसार बांटा गया है। लेकिन नागपुरी में, असलियत नागपुरी में लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है? तो लोक कथा को 7 भागों में नागपुरी में बांटा गया है ना। चलिए तो एक अनुष्ठानिक कर्म तो देख ही लिए जिसमें पूजा ये सब होता है। दूसरा विश्वास कथाएं, जैसे कि लेखक यानी कहानी कहने वाला कहानी पर पूर्ण विश्वास रखता है, ऐसी कहानी को अंग्रेजों ने इटिमोलॉजिकल कहानी कहा जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी लेखक कहानी लिखते हैं नागपुरी में वो पूर्ण विश्वास के साथ लिखते हैं। ऐसी कहानी जो पूर्ण विश्वास के साथ लिखते हैं, ऐसी कहानी को वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटिमोलॉजिकल कहानियाँ, ठीक है। चलिए तीसरा जो है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो लोक कथा को बांटा गया है, प्रेमात्मक कथा, प्रेम से संबंधित कथा को और या फिर प्रेम से परिपूर्ण कहानियाँ उपलब्ध होती है इसमें, जैसे भाई बहन का प्रेम, राजकुमार और राजकुमारी का प्रेम का विशुद्ध प्रेम, माँ और पुत्र या पुत्री का वात्सल्य प्रेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा हम लोग देखते हैं नीति कथा। जो नीति कथा होता है विशेष उद्देश्य को रख कर रची जाती है, जैसे कि इसका शिक्षा देना, ईसप की कहानियाँ, पाली जातक कथा, कहानियाँ, इस प्रकार की कथा नीति के
बोलने से ही यह प्रतीत होता है कि वह शिक्षा दे रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, मनोरंजन कथा, जो दादा दादी नाना नानी कहानियाँ चमत्कार प्रधान कलीनता होती हैं, जिसकी कथा होती हैं, जादूगर की कथा, ये सब जो होती है ना, ये सब कहलाती है मनोरंजन की कथा। सामाजिक कथा, जो सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त कुरीतियों को दर्शाता है, सामाजिक कथाएं कहलाती हैं। अब बाल कथाएं किससे कहा जाता है? बालकों के मनोरंजन कथा को बाल कथाएं, जैसे मैना और बूट। ठीक है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी क्या बोले हैं लोक कथा के बारे में? तो चलिए, या फिर लोक साहित्य के बारे में, तो यही हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या बोले हैं भाई ये? तो इनके बारे में भी हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये जो बोले हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जो बोले हैं, फोक के लिए ग्राम शब्द का उपयोग किए हैं। देखिए जितने भी इसमें वन लाइनर कराए जा रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। यानी कि राम नरेश त्रिपाठी फोक के लिए ग्राम शब्द का उपयोग किए हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या किए हैं? गीतों का नामकरण ग्राम गीत से किया है। यानी कि जो राम नरेश त्रिपाठी हैं वह नागपुरी जो गीतों का जो है नामकरण ग्राम गीत से शुरू किए हैं, क्योंकि गीत गांव की संपत्ति है, शहरों में यह प्रवासी है, जन्मे नहीं है। अगर आपसे ये कथन पूछ दिया कि गीत गांव की संपत्ति है, शहरों में यह प्रवासी है और जन्मे नहीं है, यह केकर गोईठके, तो यह पंडित राम नरेश त्रिपाठी का कहा हुआ बात है। ये सब नोट कर लीजिएगा या फिर PDF निकलवा लीजिएगा। लेकिन मेरे तरफ से आप क्या कीजिएगा कि सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, या तो 2 का स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख लीजिए या फिर वीडियो को देखकर अपने खुद से नोट्स बनाएं। हम ज़्यादा PDF को प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि PDF अगर उतना आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा, है ना। मान लीजिए कि आप वही PDF को अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो बहुत सारा क्वेश्चंस है कि आपको लिखते लिखते याद हो जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा प्रिफर कीजिएगा, ज़्यादा पॉसिबल हो सके तो लिखने का प्रयास कीजिएगा, PDF पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, है ना। और पढ़ने पर, याद करने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी आप PDF मांगिएगा तो मुझे देने में क्या है, वो तो हम दे ही देंगे, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा रहेगा ये हम बात बता रहे हैं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोक साहित्य जो है ये जो था ना पंडित राम नरेश त्रिपाठी का 2 ही पॉइंट था, तो इसको 2 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन करके ही पूछ दिया जाता है, तो इसका भी क्वेश्चन MCQ है ना, तो वो सब ध्यान से देखेंगे। चलिए, लोक साहित्य लोक वार्ता का अंग है, ठीक है। विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है। यानी कि विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक क्या माना है? अनुवाद माना है, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक साहित्य के बारे में क्या बोला है? वह क्या बोले हैं? तो वह यह बोले हैं, लोक साहित्य को लोक शिल्प, लोक नाट्य और लोक कथानक आदि नामों से पुकारे जा सकते हैं। यानी कि लोक साहित्य को और किस किस नामों से पुकारा जा सकता है? लोक शिल्प से, लोक नाट्य से, लोक कथानक से। तो इस बात पर ध्यान देंगे। और यह पूछ देगा कि ई केकर गोईठके, तो वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह बात बोला गया है ना। चलिए, डॉक्टर मोतीचंद जी ने क्या बोला है लोक साहित्य लोक कथा के बारे में? चलिए देखते हैं, 2 पॉइंट बोले हैं डॉक्टर मोतीचंद। क्या बोले हैं? ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किए हैं, है ना। ये जो डॉक्टर मोतीचंद हैं ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किए हैं। हमेशा ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। और यह ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग है, और यहाँ जो ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है ना डॉक्टर मोतीचंद, है ना, तो वह जन जो है ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। और यह किसने कहा है? डॉक्टर मोतीचंद ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लोक साहित्य के बारे में क्या बोले हैं? तो देखिए, लोक साहित्य हमारे जीवन का महासमुद्र है। लोक साहित्य हमारे जीवन का महासमुद्र है। किसने बोला? वासुदेव शरण अग्रवाल। जो वासुदेव जी है ना, यानी कि भगवान विष्णु जी कहाँ रहते हैं? समुद्र में, है ना। हमेशा जैसे कि हम लोग टीवी सीरियल या फिर कृष्ण लीला या विष्णु भगवान का जो हम लोग देते हैं, हमेशा वह ये अपने नागराज पर अपने बैठे रहते हैं आराम से एकदम, है ना। तो वो ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, सारा इसमें इंपॉर्टेंट 1 लाइनर पॉइंट को बता दिए जा रहे हैं, है ना, साथ में MCQ भी। इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान,
सभी कुछ संचित रहता है, संचित नहीं है संचित, मतलब कि उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोले हैं, लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। ठीक है, लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है, यह बात किसने बोला, तो यह बात वासुदेव शरण अग्रवाल बोले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर सत्येंद्र लोक की व्याख्या करते हुए क्या लिखे हैं, तो चलिए लोक जो लोक है, लोक साहित्य है, लोक कथा, ये लोक साहित्य और लोक कथा का जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के बुक से टोटल निकाल लिए गए हैं, है ना। चलिए, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीय या पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। तो यह गोइठ केकर हके, तो डॉक्टर सत्येंद्र का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोक साहित्य के अंतर्गत समस्त भोली भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आदि मानव का अवशेष मिलता है। तो यह किसका गोइठ है, ये सी नहीं है, इसी में है, ठीक ना, यहाँ सी पॉइंट हो जाएगा, तो इसी में है, पॉइंट बी में ही है। और ये आपसे क्वेश्चन अलग से ही पूछ सकता है ना, कि यह गोइठ केकर हके, तो यह डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता का है। चलिए, मानस शब्द का प्रयोग, देखिए एकदम वीवीआई प्रश्न जा रहा है, ये जो जा रहा है एकदम वीवीआई प्रश्न जा रहा है ना। मानस शब्द का प्रयोग YM सोकोलोव की रशन फोकलोर नामक पुस्तक से प्रयुक्त जो है संस्कृति शब्द के स्थान पर किया गया है। और यह कौन किए हैं, तो यह जो किए हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी ने किए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा ने लोक साहित्य के बारे में जो बोले हैं वो क्या बोले हैं, लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपना सकता है। यह गोइठ केकर हके, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्री राहुल संस्कृत व्यायन क्या बोले हैं लोक साहित्य के बारे में। फर्स्ट पॉइंट बोले हैं, लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य का भी जो है लंबी परंपरा है ना। लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य भी एक लंबी परंपरा है, यह बात किसने बोला, राहुल संस्कृत व्यायन, है ना। चलिए, और यह इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला है, लोक साहित्य शिष्ट साहित्य से बड़ी होती है ना। लोक साहित्य जो है शिष्ट साहित्य से बड़ी होता है, यह बात कौन बोले हैं, वही संस्कृत यायन, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शिष्ट साहित्य भी लोक साहित्य की ही उपज है ना। शिष्ट साहित्य भी लोक साहित्य की ही उपज है, यह बात तो बोले हैं। चलिए, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लोक साहित्य के बारे में जो बोला गया है, जो परिभाषा दिया गया है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, है ना। लोक साहित्य समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक कर्म से पाई वह वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लोक साहित्य समूह द्वारा स्वीकृति व्यक्ति की परंपरागत मौखिक कर्म से पाई गई वह वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है, ई गोइठ केकर है, तो आपको आंख मूंद के भुवनेश्वर अनुज का मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले हैं, आदि मानव के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता तथा लोक साहित्य कहलाता है। तो यह बात किसने बोला, वही भुवनेश्वर अनुज ने बोले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं, यह भुवनेश्वर अनुज के द्वारा नहीं, ये अलग ही पॉइंट आ गया है ना। लोक साहित्य का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है। लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक और विस्तृत होता है। चलिए नोट देखते हैं, इसके लोक साहित्य के अंतर्गत जैसे कि नाचना, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, जन्म से मृत्यु तक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पंडित रामनरेश त्रिपाठी लोक साहित्य के बारे में क्या बोले हैं, तो यह जो बोले हैं फर्स्ट पॉइंट बोले हैं, ए लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है। तो पहला क्वेश्चंस आ चुका है, क्वेश्चंस पूछता है ऐसे कि लोक साहित्य को ग्राम साहित्य निम्न में से कौन विद्वान कौन लेखक माना है, ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, लोक साहित्य जन साधारण का साहित्य और लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है। लोक साहित्य क्यों लिखा जाता है, तो जन साधारण का साहित्य और लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोक साहित्य का विभाजन 8 भागों में किए हैं, यानी कि लोक साहित्य वहाँ लोक कथा, यानी भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी में लोक कथा को 7 भागों में बांटा, लेकिन भुवनेश्वर अनुज ही ने नागपुरी को लोक साहित्य का विभाजन जो है 8 भागों में किया, जो निम्न है। पहला है लोकगीत, लोक गाथा,
देख लीजिए कौन कौन से हैं, और यही हम लोग के पूरे जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के बुक है यही हम लोग को पढ़ना है उसमें, ठीक ना। तीसरा है पहेलियाँ, चौथा है कहावतें, ई है, पांचवा है लोक कहानियाँ, छठा मुहावरे, और सातवां मंत्र, और आठवां लोक कथा। तो इतने जो है नागपुरी लोक साहित्य में हम लोग को इतने ही सारे चैप्टर पढ़ने हैं और टोटल पढ़ने हैं, लेकिन मंत्र इसमें सीजीएल के लिए नहीं पढ़ना है। लेकिन सीजीएल में भी मंत्र से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जा चुके हैं, तो ऐसा ना नेग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए लैब स्टैंड का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 दिसंबर 2022 को 12 बोला था कि ग्रेजुएशन का सिलेबस के अनुसार पूछा जाएगा, लेकिन पूछ दिया क्या चीज़, पूछ दिया वो 11-12 का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये सब ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि जो बोला है वही सिर्फ प्रश्न पूछेगा, JSSC है कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इस बात पर ध्यान देंगे। एक वीडियो हम इसका भी बनाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नागपुरी साहित्य को जो होता है ना 2 धाराएं होती है, कौन कौन सा, जो निम्न है। पहला है लोक साहित्य और दूसरा शिष्ट साहित्य। अब लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर, तो पहले तो हम लोग को उसको जानना पड़ेगा कि लोक साहित्य क्या कहलाता है और शिष्ट साहित्य क्या कहलाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लोक साहित्य, तो लोक साहित्य किसे कहते हैं, तो जो मौखिक परंपरा से प्राप्त दीर्घकालिक तक स्मृति के बल पर चलते हुए गीत और कथानक लोक साहित्य कहा जाते हैं। मतलब जो मौखिक परंपरा से चली आ रही है ना उसको लोक साहित्य कहा जाता है। सिंपल सी, लोक साहित्य अलिखित, है ना, अलिखित यानी कि मौखिक परंपरा से प्राप्त साहित्य होता है, ठीक है। और शिष्ट साहित्य क्या होता है, हस्तलिखित, मतलब लिखित होता है, वो मौखिक नहीं होता है, मुद्रित होती है। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखना, छपा हुआ, पेपर में छपा हुआ, न्यूज़ में छपा हुआ, ये सब जितने जैसे रेडियो टीवी ये सब शिष्ट साहित्य में आते हैं, है ना। तो चलिए इतने सारे तो हुआ प्रश्न, और चलिए इसका हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे कि शिष्ट साहित्य और किसे कहते हैं, वीडियो द्वारा प्रसारित होती है या फिर प्रसारित किया जाता है, तो इसको हम लोग शिष्ट साहित्य कहते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, यह एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा ये सब MCQ वन लाइनर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो पूरे बुक के अध्ययन से बनाया गया है ना। एक भी प्रश्न लोक साहित्य लोक कथा का छूटेगा नहीं। अब चलिए हम लोग जो नागपुरी का MCQ, जो लोक कथा और लोक साहित्य का MCQ हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है JPSC और जो JSSC CGL 12th लेवल के और 10th लेवल के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पहले मैं बता दूँ स्पेशल फॉर JPSC और JSSC CGL के लिए, है ना, एक्चुअली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि लोक साहित्य लोक कथा का जो पहला प्रश्न है, लोक साहित्य और लोक कथा दोनों मिक्सअप है इसमें, है ना। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, लोक साहित्य में निम्न में से किसका स्थान महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किसका स्थान महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन हो गया पद, दूसरा गद्य, तीसरा लोक साहित्य और चौथा जन साहित्य। तो यहाँ देखिए लोक साहित्य में, है ना, किसका स्थान महत्वपूर्ण है, तो ये जो देखिए यहाँ जो है लोक साहित्य नहीं होगा, लोक कथा होगा। लोक कथाओं का जो है महत्वपूर्ण स्थान है ना। किसका स्थान महत्वपूर्ण है, लोक कथाओं का महत्वपूर्ण है, तो लोक कथाओं का, यहाँ साहित्य नहीं होगा, लोक कथा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब सेकेंड नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसका है, सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसका है, जल्दी बताइए। तो भारत भूमि, पाक भूमि, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत भूमि को इसका जो लोक कथा का जन्म देने का समय श्रेय जो है भारत भूमि को है, ठीक है। ईर्षस फेबुल्स में किसकी कहानियाँ दी हुई है, तो इसमें ईसप की कहानियाँ दी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, लोक कथा कब से प्रारंभ हुई है ना। लोक कथा तो हम लोग अभी वन लाइनर में क्या पढ़े थे, जल्दी आप लोग बताइए, है ना, उसी का MCQ है टोटल का। ऑप्शन नंबर पहला है आधुनिक काल से, जुरासिक काल, आदिम युग या फिर पौराणिक काल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि आदिम युग से लोक कथा प्रारंभ हुई थी, है ना। कुंदन लाल उत्प्रेती, क्या दो स्टिक दो, है ना, स्टिक दो नहीं, कुंदन दो, एक स्टिक तो है ही, दो, एक कुंदन दो, दन से दो हम लोग बोले थे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया। ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा है कितना है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है 5, तीसरा है 2 और चौथा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक कथा को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, जो अब देख लीजिए छठा नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न कितना है, लोक कथा कैसा क्षेत्र है, तो लोक कथा विश्वव्याप्त क्षेत्र है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से 7वां नंबर प्रश्न, निम्न में से लोक कथा को में क्या क्या आता है, दुख सुख, सुखी मरण, पर्व जीवन या फिर सभी, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तीनों या फिर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोक कथा को पौराणिक और लोक कथा में कौन बांटा है। ऑप्शन नंबर पहला है सत्यागुप्त, दूसरा सत्येंद्र गुप्ता या तीसरा कुंदन लाल उत्प्रेती, चौथा है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो 2 भागों में लोक कथा को कौन बांटे थे, कुंदन दो, और यही जो है आपको अभी तुरंत बताए थे कि 1 लाइनर में कि कुंदन लाल उत्प्रेती जो है वह 2 भागों में ये लोक कथा को बांटे हुए थे, कौन सा, पौराणिक कथा और लोक कथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर, लोक कथा किस रूप में प्राप्त होता है, लोक कथा किस रूप में प्राप्त होता है ना। तो ये कभी लिखित रूप में नहीं होता, यह मौखिक रूप में ही होता है। चलिए नेक्स्ट, और यह MCQ कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए अब आ गया है कि कौन कवि क्या बोले हैं, है ना, ये सबसे ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न रखता है। ठीक है, लोक कथा का मानव जीवन में वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है, ई गोइठ के कर हके। ऑप्शन नंबर पहला है डॉक्टर सत्येंद्र देव उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय, है ना, दूसरा ऑप्शन नंबर है डॉक्टर विद्या चौहान, तीसरा सत्येंद्र या फिर चौथा सत्या। तो इसका जो जी क्या हम ट्रिक से याद क्या दिलाए थे, है ना, जो वैकालिक विश्वास, है ना, आस्था परंपरा, जिसके पास विद्या होगा, तो विद्या कहाँ है, यानी कि देख लीजिए विद्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीवन यानी कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आ रही मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ को लोक कहानियाँ कहलाती है, यह बात केकर हके, यह बात कौन बोला है ना, यह बात कौन बोला है। तो चलिए ऑप्शन नंबर पहला है डॉक्टर सत्यागुप्ता, दूसरा डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा डॉक्टर आचार्य आनंद या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सत्येंद्र जी ने क्या बोले हैं कि जीवन में जो प्रचलित परंपरा से चली आ रही हैं मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती हैं। यानी कि आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि मौखिक रूप से जो प्रचलित कहानियाँ वह चली आ रही है ना, वही लोक कहानियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं, लोक कथा का परिभाषा न देकर यह स्वरूप पर विचार व्यक्त किए हैं, यानी कि स्वरूप पर परिभाषा ना देकर स्वरूप पर कौन विचार किया था, याद कीजिए, अभी तुरंत बताए थे, यानी कि स्वरूप, सत्य स्वरूप, है ना, सत्य स्वरूप कैसा होता है, सत्य होता है, तो सत्य स्वरूप यानी कि सत्यगुप्ता जो है स्वरूप पर विचार किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोक कथा में मानस यानी कि मानस, लोक मानस सब प्रकार की भावना और जीवन दर्शन समाहित है, ठीक ना, और इसमें बहुत नहीं है भूत जानने की जिज्ञासा है, ई केकर गोइठ हके, है ना। तो अभी तुरंत हम लोग 1 लाइनर में पढ़े थे, बताइए किसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सत्यागुप्ता का इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि भूत जानने की जो जिज्ञासा था वह सत्यागुप्ता में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोक कथा में किसकी परिभाषा देना एकदम अति कठिन था, है ना। तो शास्त्रीय संगीत का जो ना, शास्त्रीय संगीत या फिर शास्त्रीय परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा।
है ना। चलिए, लोक कथा में कौन सा तत्व समाहित रहता है? हम लोग क्या पढ़े थे अभी? नीति, उपदेश, अथवा तीसरा है नीति और उपदेश, चौथा है कोई नहीं। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, नीति और उपदेश दोनों तत्व समाहित होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोक कथा में किसकी प्रधानता होती है? तो चमत्कार, कल्पना, और जो नेक्स्ट, चलिए क्या है नेक्स्ट भी देख लेते हैं, कल्पना, वीरत्व की भावना, और चौथा तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, हम लोग पढ़े थे, है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लोक कथा में किसका अद्भुत सामंजस्य मिलता है? यथार्थ, आदर्श, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यह दोनों का मिलता है, यानी कि यथार्थ और आदर्श दोनों का जो है किसका मिलता है? दोनों का सामंजस्य अवश्य मिलता है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया? ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टिक 2। स्टिक से हम लोग स्टिक याद करेंगे, और स्टिक मास्टर जी 2 मांगते हैं, स्टिक 2 लाया है तो तोड़ के, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्टिक 2, तो स्टिक दे दिया, यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। स्टीथ थॉम्पसन ने लोक कथा को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 19 नंबर, किसने लोक कथा को पहला सरल कथा और दूसरा जटिल कथा में वर्गीकरण किया है ना। तो कौन? स्टीथ थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोक कथा का वर्गीकरण निम्न में से कौन कौन किया है ना। लोक कथा का वर्गीकरण निम्न में से कौन कौन किया है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछे थे और वो प्रश्न आ ही गया। डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, और चौथा तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने लोक कथा को 7 भागों में बांटा? है ना। तो सत्येंद्र सात हम लोग याद कराए थे आप लोग को, है ना, सत्येंद्र सात। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सत्येंद्र गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन नंबर पहला है 8, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यानी कृष्ण 6, कृष्ण 6, कृष्ण 6, कृष्ण और 6 लगातार बोलिए, दोनों एक ही जैसा बुला रहा है, यानी कि बोल रहे हैं तो उच्चारण एक ही जैसा हो रहा है। कृष्ण 6, तो आप इसे कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, किसने लोक कथा को पहला परिकथा और दूसरा लोक कथा तथा तीसरा खंड कथा में वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर पहला है आचार्य आनंद, दूसरा कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा सत्येंद्र, और जो है चौथा ऑप्शन नंबर है सत्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी नहीं है, सत्यार्थी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना। तो सही आंसर जो हो जाएगा आनंदवर्धन, यानी कि 3 चीज़, रोटी कपड़ा मकान, अगर हम लोग को 3 चीज़ मिल गया, ठीक है, तो जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन असली आनंद तो भक्ति में है प्रभु, असली आनंद भक्ति में है ना। अगर अपने माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो स्वरवेदा जरूर पढ़ें, है ना। स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। वो स्वरवेद में एकदम मन को कंट्रोल करने का बहुत ही तरीका लिखा हुआ है ना। सदाफल देव जी महाराज के द्वारा 17 वर्ष तपस्या किए थे गुफा में, तब वो तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब वह स्वरवेद लिखा गया है। तो स्वरवेद को जरूर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उसमें दुख कैसे प्राप्त होता है, दुखों से निवृत्ति कैसे होगी, सुख कैसे प्राप्त होगा, क्या चीज़ करेंगे कि सुख प्राप्त होगा, कैसे हमें बोलना चाहिए, सभी प्रकार का उसमें लिखा हुआ है ना। तो जीवन का जो असली आनंद है भक्ति में है। चलिए, आचार्य आनंद ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है? हम लोग को गृहस्थ संत बनना है, ठीक है ना, घर का काम करते हुए भक्ति करना है। ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा हो गया 6 आनंदवर्धन, यानी कि 3। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 भागों में यह लोक कथा को बांटे हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र, हरिफरी, याद आया कि नहीं ट्रिक? हरिफरी, हरिश्चंद्र आचार्य ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया, है ना। तो देखिए हरिफरी 4 से 4 यानी कि 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, पाश्चात्य, चात्य से हम लोग क्या लिए थे? 4 लिए थे, पाश्चात्य। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, पाश्चात्य ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा? तो हम लोग चात्य से 4 लिए थे, तो 4 भागों में उन्होंने बांटा था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भुवनेश्वर अनुज द्वारा नागपुरी में लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है ना? तो हम बताए थे कितने भागों में, तो 7 भागों में कि 8 भागों में, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना? कितने भागों में बांटा गया है? तो यह जो बांटा गया है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा 7 भागों में बांटा गया है ना? ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि जो है मैना और बूट किस तरह की कथा कहानियाँ हैं, है ना? किस तरह की कथा कहानियाँ हैं? तो साहसिक कथा, प्रेमात्मक कथा, बाल कथा या भाग्य कथा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इसका बाल कथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंगन और चूड़ी किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन नंबर पहला है बाल कथा, दूसरा भाग्यवाद, तीसरा प्रेमात्मक कथा। देख लीजिए ये जो कंगन और चूड़ी है किस प्रकार की कथा है? तो ये प्रेमात्मक कथा है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुसुट भेड़ा किस तरह की लोक कथा है? साहसिक, प्रेमात्मक, विविध या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए कोई नहीं, यानी कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह पशु पक्षी संबंधी कहानियां हैं। ठीक है, जय मुहूर्त परी किस प्रकार की लोक कथा है? जो जय मुहूर्त परी है किस प्रकार की लोक कथा है? पहला ऑप्शन नंबर विविध कथा, दूसरा क्या है साहसिक कथा, तीसरा परी की कथा या चौथा कोई नहीं। तो जो जयमुहूर्त परी है वह परी कथा है ना? ऑप्शन नंबर 3 परी कथा। हंस राज घोड़ा मुख बोलता हीरा मन तोता, मुख और मुख बोलता हीरा मन तोता। देखिए यहाँ जो प्रश्न है एक छूट गया है, ठीक ना? तो ये जो प्रश्न है हंस राज घोड़ा और मुख बोलता हीरा मन तोता, हीरा मन तोता। तो ये जो है साहसिक कथा है ना? ये किस प्रकार की कथा है? तो यह साहसिक कथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेलपैत रानी किस प्रकार की कथा है? ठीक है, बेलपैत रानी किस प्रकार की कथा है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है साहसिक कथा, दूसरा प्रेम की कथा या फिर चौथा विविध कथा। तो ये जो सब कहानियां हैं किस प्रकार की कहानियां हैं? तो ये जो है विविध कथा में आती है। बेलपत रानी की कथा जो है विविध कथा में आता है। ये जो 4 से 5 6 क्वेश्चंस का है ना, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका तो पूरा भाई का खेल बहुत कहानी है, एक टोटल तो आएगा नहीं, बिकॉज ये चीज़ याद कर लीजिएगा। भाई का खेल किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन नंबर पहला है भाई कर्मवाद, दूसरा साहसिक कथा, तीसरा विविध कथा, चौथा तो ये भाग्य और कर्मवाद का कथा है। ऑप्शन नंबर पहला। फेयरी टेल्स में किसने लिखा है? फेयरी टेल्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर पहला है ग्रीम, दूसरा फ्रेजर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो 1 हो जाएगा, ग्रीम लिखे हैं, है ना? चलिए, ग्रीम कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन नंबर पहला है जापान, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा आइसलैंड। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वह जर्मनी के थे। ठीक है, फेयरी टेल्स में किस तरह की कहानियाँ पाई जाती हैं? सुंदर कन्या, डायन, दानव, ये सभी प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फेयरी टेल्स परी कथा को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फैटुम कहा जाता है। ठीक है, फैटुम कहा जाता है ना? फेयरी टेल्स में फैटुम का क्या अर्थ है? फेयरी टेल्स में फैटुम का क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं फैटुम का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जादू, दूसरा इंद्रजाल, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों होगा। जादू और इंद्रजाल दोनों होता है फैटुम का अर्थ। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य को किसने लिखा? ऑप्शन नंबर पहला है भुवनेश्वर अनुज, दूसरा सत्येंद्र, तीसरा सत्यगुप्ता या चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लोक साहित्य लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना? चलिए, भुवनेश्वर अनुज का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था, ये आप जरूर बताएंगे। ये कमेंट सेक्शन में आपको तुरंत बताने हैं, क्योंकि जितने भी सारे प्रश्न कराए गए हैं ये सारे प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। ठीक ना? आप लेखक लेखिकाओं का पूरा वीडियो हम अभी तक बना चुके हैं, कुछ बाकी जो है MCQ और बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा।
लोक साहित्य किसका अंग है? लोक वार्ता का। ठीक है, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, यह की बात किसने बोला था? तो यह बात किसने बोला था? ऑप्शन नंबर पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर वासुदेव शरण, तीसरा डॉक्टर सत्येंद्र और चौथा सत्या गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है महासमुद्र, वासुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? महासमुद्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव शरण हो जाएगा। लोक समूह वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी ने नहीं गढ़ी हो, लेकिन आज भी लोक समूह उसे अपना सकता है। यह बात किसने बोला है ना? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा सत्यार्थी या चौथा है सत्या गुप्ता। यह सत्या गुप्ता यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यह बोले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन बोले हैं भाई, देखते हैं। श्री राहुल संस्कृत्यायन ने लोक कथा के बारे में कौन सा तथ्य सही बोले हैं? ऑप्शन नंबर पहला है लोक साहित्य के पीछे शिष्य साहित्य की तरह लंबी परंपरा है, लोक साहित्य शिष्य साहित्य से बड़ी है, शिष्य साहित्य भी लोक साहित्य का ही उपज है, या फिर चौथा सभी। तो आंसर हो जाएगा 4 का सभी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी फोक के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? पहला है जन, लोक, ग्राम, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राम शब्द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, गीत गांव की संपत्ति है, शहरों में यह प्रवासी है, किसने कहा? है ना, गीत गांव की संपत्ति है, यह शहरों की में यह प्रवासी है, यह किसने कहा? ठीक है, तो ये किसने कहा? तो यह राम नरेश त्रिपाठी जी ने बोले हैं। ठीक है, डॉक्टर मोती चंद्र ग्राम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं? ठीक है, डॉक्टर मोती चंद्र ग्राम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं? फोक, जन, सफल या फिर तीनों? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 जन का प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? जन, ग्राम, लोक, लोक जने। तो पहला होगा इसका आंसर जन्य का। ठीक है, जन का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है। लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीय और पांडित्य का, यहाँ का है, पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। यह जो है किस व्यक्ति ने कहा है? ऑप्शन नंबर पहला है डॉक्टर सत्या, दूसरा वासुदेव शरण, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा जो आंसर है डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सत्येंद्र गुप्ता। ठीक है, लोक साहित्य समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक रूप से ही पाई वह वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है ना। ई गोइट केकर हके, यहाँ ये नहीं होगा, मिसप्रिंटिंग हो जाता है, यह गोइट केकर हके। ठीक ना, तो लोक साहित्य समूह द्वारा स्वीकृति व्यक्तित्व की परंपरागत मौखिक रूप से पाई वह वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है, ई गोइट केकर हके। तो यह जो बात बोला गया है यह देखिए किनके द्वारा बोला गया है? तो यह भुवनेश्वर अनुज के द्वारा बोला गया है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किसने कहा? आदि मानव के मस्तिष्क से सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता या लोक साहित्य होता है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है भुवनेश्वर अनुज, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है भुवनेश्वर अनुज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागपुरी साहित्य की कितनी धारा होती है? तो 2 धारा होती है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होता है। चलिए नेक्स्ट, लोक साहित्य का क्या अर्थ होता है? यानी कि लोक साहित्य का जो मुख्य अर्थ होता है वो मौखिक रूप से प्राप्त होता है, वही लोक साहित्य कहलाता है ना। शिष्ट साहित्य का अर्थ क्या होता है ना? शिष्ट साहित्य का अर्थ क्या है? तो शिष्ट साहित्य का जो अर्थ होता है हस्तलिखित, मुद्रित होता है और रेडियो द्वारा प्रसारित होते हैं, है ना। और आपसे ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, ये रिपीटेशन है, पीछे करा दिए गए हैं। तो ये 3 प्रश्न का आपको आंसर देना है ना। 3 प्रश्न का आपको आंसर देना है जो अभी आपको बता दिया गया है। पहला है कि लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की लंबी परंपरा है, यह गोइट केकर आहे। तो जल्दी बताइए ये प्रश्न और
जो सेकेंड नंबर प्रश्न है, देखिए कौन सा, लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी ने न गढ़ी हो पर आज उसमें सामान्य लोक समूह अपना सकता है। ये भी हम अभी पीछे एमसीक्यू में ही बता दिए गए हैं, ठीक ना, बता दिया गया है, तो इसे भी आपके लिए होमवर्क ही है। और एक प्रश्न ये और है कि जो है लोक साहित्य समूह द्वारा स्वीकृति जो है व्यक्ति की परंपरागत मौखिक कर्म से पाई गई वह वाणी है जिसे लोकमानस संग्रहित रहता है। यह बात किसने बोला? ये तीनों प्रश्नों को बता दिया गया है। आप इसे जरूर कमेंट सेक्शन में तीनों का आंसर जरूर लिखिएगा, बिकॉज इसमें हम रिवीजन के लिए ही 3 प्रश्न और लिख दिए थे बढ़ाने के लिए, है ना। तो यह प्रश्न अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, अगर टोटल वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए एडी झारखंड क्लासेस का, अभी तुरंत आपके सामने जब वीडियो खत्म होगा तो प्लेलिस्ट दिखेगा, है ना। तो टोटल वीडियो देख लीजिएगा, 90 एबव आपका मार्क्स जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आंगना का 1 लाइनर एमसीक्यू अवेलेबल है, बनकेवरा का 1 लाइनर एमसीक्यू अवेलेबल है, कहानी कविता दोनों का, है ना। और नागपुरी लोक संगीत का टोटल बुक का 2.5 घंटे में ख़त्म किया गया है, तो वो वीडियो देख लेंगे। नागपुरी जो लोक साहित्य है एक बार टोटल ख़त्म कर दिया गया है, नागपुरी एमसीक्यू और नागपुरी जो 1 लाइनर है एक बार ख़त्म कर दिया गया है। ये जो क्लास स्टार्ट कराया गया था, न्यू से क्लास स्टार्ट कराया गया है, बिकॉज उसमें दिख नहीं रहा था, इसलिए यह क्लास स्टार्ट कराया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि मैं और अगला वीडियो ला सकूं। और आप लोग बताइए कि अभी लोक गाथा या लोकगीत, कहावत, मुहावरा का और ऐसे ही 1 लाइनर और एमसीक्यू आना चाहिए या नहीं, ये भी बात कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।